केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सारी, क्या क्या थी मेटल्स की। पहले किसके साथ रिएक्शन करी थी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और उसका नेचर क्या होता है, या तो बेसिक होता है या फिर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं। यानी अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो वहां पे बेसिक नेचर शो करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो वहां पे एसिडिक नेचर शो करेंगे। क्लियर, याद रहेगा मेटल ऑक्साइड, और जनरली बेसिक होगा वैसे मेटल ऑक्साइड का नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से बनाएंगे, सिर्फ जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इनकी रिएक्शन भी फर्दर, यानी अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा और आपका सब्सटेंस क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा आपका। क्लियर, न्यूट्रल सब्सटेंस को हम फर्दर सॉल्ट भी बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या मानेंगे उस रिएक्शन में, बेसिक इन नेचर, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो। क्लियर, और अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये कैसे ट्रीट करेगा, एज एन एसिड, तो वो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये वहां पे क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। क्लियर, सेम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ। सेकेंड रिएक्शन क्या थी आपकी, रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ आपने क्या पढ़ा था, या तो लिक्विड स्टेट में रिएक्ट कर सकता है या फिर स्टीम स्टेट में। लिक्विड स्टेट में अगर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर लिक्विड स्टेट में कर रहा है तो। क्लियर, और अगर स्टीम की फॉर्म में कर रहा है वाटर के साथ रिएक्ट तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कौन से ऐसे आपके मेटल्स है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम फर्दर दोनों के साथ कर सकता है, लिक्विड के साथ, कूल स्टेट में भी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में इजीली रिएक्ट हो जाएंगे। और इवन सोडियम का हमने पढ़ा भी था, क्या सोडियम फायर कैच कर लेता है, इसलिए हम सोडियम को कहां पे रखते हैं, केरोसिन में, क्योंकि वो ऑक्सीजन या वाटर दोनों के साथ रिएक्ट हो सकता है और विग्रसली रिएक्ट हो सकता है और फायर कैच कर लेगा, इसलिए हम उन्हें केरोसिन में रखते हैं, सोडियम को, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, देन थर्ड आपका बेटा, थर्ड क्या रिएक्शन थी, मेटल्स विद एसिड्स। तो एसिड के साथ क्या होता है, एसिड के साथ अगेन वही, क्या एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है, हाइड्रोजन। तो मेटल्स क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बना देगा, मेटल सॉल्ट। ठीक है, मेटल सॉल्ट आपका बन जाएगा, जो भी मेटल होगा आपका वहां पे रिएक्शन में, और साथ में क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, हाइड्रोजन को वो रिमूव कर देगा, क्योंकि आप सबने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी आता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी मेटल की तरह इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, नेचर में पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकता है। क्लियर, तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं वो वहां पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में एसिड के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। कौन से ऐसे मेटल्स हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल्स आपके हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, तो ये वहां से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो आपका वहां पे कोई भी रिएक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ आपका मेटल विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी और मेटल का सॉल्ट है उसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एक मेटल जो हायर रिएक्टिव मेटल होगा, अगर ये वाला मेटल आपका हायर रिएक्टिव मेटल है किससे, सॉल्ट सॉल्यूशन जिसका है उस वाले से, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो मेटल दूसरे मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। यानी मेटल 1 जो आप अलग से डाल रहे हो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव वाले को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा।
क्लियर? यानी अगर आपने सपोज M1 मेटल 1 प्लस मेटल 2 सॉल्ट किया है कोई भी, ठीक है, अगर M1 ज्यादा रिएक्टिव है तो आपका M1 सॉल्ट बन जाएगा प्लस M2 अलग हो जाएगा। क्लियर? यानी M1 ने M2 को डिस्प्लेस कर दिया अगर M1 ज्यादा रिएक्टिव है तो। कंडीशन, अगर M1 लेस रिएक्टिव है M2 से तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर? नाउ फिफ्थ रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन एंड फर्दर क्लोरीन। दो रिएक्शन आपकी अलग से, ये शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हाइड्रोजन या क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आपका कितने आउटर मोस्ट में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के? 1। तो ये मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है? MH2 या आपका जो भी मेटल हाइड्राइड। क्लियर? क्या फॉर्म होगा आपका? मेटल हाइड्राइड। वैलेंसीज के अकॉर्डिंग आपके बन जाएगा। क्लियर? बट ये मेटल हाइड्राइड क्या होगा नेचर में? आयोनिक होगा नेचर में। क्या होगा? आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड आपको बताया था लास्ट टाइम भी, क्या होता है? जब एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं उसे, और आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्लियर? याद रहेगा बेटा। ऐसे ही मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे आपका क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड, और ये भी आपका आयोनिक होगा। यानी ये दोनों रिएक्शन स्पेशली इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको आयोनिक बॉन्ड इसमें समझाया जा सके। क्लियर? आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, यानी एक वहां पे पॉजिटिव आयन होना चाहिए और एक नेगेटिव आयन होना चाहिए, तब आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल्स? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ अब इसी के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा? यही 6 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? विद ऑक्सीजन। तो जब नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर? क्या फॉर्म करेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। और वो नेचर में क्या होगा? एसिडिक इन नेचर या फिर न्यूट्रल। अब जैसे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? H2O। H2O का नेचर क्या है? न्यूट्रल। क्लियर? तो सारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नहीं होते, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। क्लियर? देन फर्दर आपका सेकेंड रिएक्शन क्या थी आपकी? नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? वाटर के साथ रिएक्ट नॉन मेटल्स नहीं करते। ठीक है, देन थर्ड आपका एसिड्स। एसिड्स के साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। फोर्थ आपका सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होगा? मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या होगा? अब जैसे मेटल्स में आपने क्या देखा? एक मेटल दूसरे मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, तो वैसे ही नॉन मेटल क्या करेगा? नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देगा अगर वो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन देखो, NaBr प्लस क्लोरीन है, तो ये आपका फॉर्म करेगा NaCl प्लस Br2। क्लियर? यानी आपका सोडियम ब्रोमाइड को हमने जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? क्लोरीन ब्रोमीन को यहां पे डिस्प्लेस कर देगा, यानी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? और अपना सॉल्ट बना देगा। आया समझ में? यानी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है और नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट हाइयर रिएक्टिव मेटल या हाइयर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्या था आपका? रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो वहां पर हमने क्या देखा था? मेटल्स के साथ क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड बनते हैं।
इसमें आपके क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर, यानी आपका नॉन मेटल हाइड्राइड या नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, बट ये जो बॉन्ड्स होंगे ये आपके कोवलेंट होंगे। अब कोवलेंट का मतलब क्या है, या फर्दर 4th चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। कोवलेंट का मतलब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को दे नहीं रहा है। आयनिक में क्या था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक नेगेटिव आयन बन गया। क्लियर, बट इसमें क्या होगा, वो किसी को देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, दोनों अपने पास रखेंगे बीचों बीच। क्लियर, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा किनके बीच में बनेंगे, नॉन मेटल्स के। दो ही टाइप के हो गए, या तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वो किस टाइप का बॉन्ड हो गया आपका, आयोनिक। क्लियर, उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड 3rd चैप्टर में ही। क्लियर, और दूसरा बॉन्ड किस टाइप का है, जब दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है, तो वो कौन सा हो गया आपका, कोवलेंट। क्लियर, याद रहेगा, आयोनिक और कोवलेंट। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड्स, यहां तक नोट कर लो। पेज नंबर 40 पे देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपके, गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है, मरकरी। सेकंड, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, बताया हुआ है सोडियम और पोटेशियम, इनमें से हम कोई भी एक बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है, देन इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल होता है, लेड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड। ठीक है, मरकरी कौन कह रहा है, मरकरी बेटा हीट आपका पहचानता है तभी तो वो मूव करता है, और उसी से आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चल पाता है। क्लियर, नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल क्या होते हैं, मेलिएबल मीन्स क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच वी कैन कन्वर्टेड मेटल्स इनटू थिन शीट्स। ठीक है, बाय हैमरिंग इट। ठीक है, उसको हम अगर हैमर करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होती जाएंगी आपकी मेटल्स। क्लियर, डक्टाइल, थिन वायर्स, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। क्लियर, जैसे कॉपर वायर या गोल्ड आपके वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चेन टाइप। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 46 पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो हमने अभी डिस्कस किया, why is sodium kept immersed in kerosene oil? Because it is highly reactive element या metal which can react with oxygen as well as water. Clear, and it is a vigorously reaction. ठीक है, and highly exothermic reaction. Vigorously react करेगा और highly exothermic reaction है, so it can catch fire. ठीक है, now second question आपका बेटा, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ आयरन विद स्टीम। क्लियर, तो आयरन विद स्टीम क्या फॉर्म करेगा, आयरन विद स्टीम। तो अभी हमने डिस्कस भी किया था मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, एक तो पहली चीज कि अगर आपका कोई भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर लिक्विड के साथ करता तो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड होता। आयरन आपका हाईली रिएक्टिव नहीं है, इसलिए स्टीम के साथ हमें रिएक्ट कराना पड़ता है, और रिएक्शन आपकी क्या होगी, Fe3O4 प्लस H2 फॉर्म करेगा आपका। क्लियर, और इसको हम आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्लियर, जब आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे स्टीम की फॉर्म में तो क्या फॉर्म होगा, आयरन ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला बेटा ध्यान से Fe3O4। इसकी वैलेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप 11th-12th में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। क्लियर, नाउ सेकंड आपकी रिएक्शन क्या दी हुई है यहाँ पे, कैल्शियम विद कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो वो इजीली वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यानी इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। क्लियर, कैल्शियम में आपने देखा भी होगा बबल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पे फॉर्म हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस कर लोगे, इवन ऊपर वाली रिएक्शन भी आपको बैलेंस करनी है। अब देखो O4 है यहाँ पे,
तो 4 लगा दिया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहां 4 लगा दिया, आयरन 3 है, 3 कर दिया। अब इस वाली रिएक्शन में यहां पे 2 कर दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, बैलेंस हो गया। देखो सिर्फ 2 यहां लगाने से। सेकेंड रिएक्शन इसी में फर्दर क्या बोली है, पोटेशियम की, तो पोटेशियम प्लस वाटर, वो भी लिक्विड स्टेट में रिएक्ट हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर। और बैलेंस करने के लिए अगेन बताओ क्या करेंगे, यहां पे 2 लगाया ताकि आपके हाइड्रोजन 4 हो जाए और यहां पे भी 2 लगा दिया। देखो पहले वैसे यहां पे 2 लगाया, ऑक्सीजन 2 करने के लिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 4 दोनों तरफ बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। पोटेशियम यहां कितने हैं, 1, और यहां, तो यहां पे 2 कर दिया हमने, तो आपका पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन में अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 मेटल्स के सैंपल दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी, वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। अब ए बी सी डी हमने 4 मेटल्स है, हमें नहीं पता कोई भी मेटल्स हैं वो। क्लियर। अब यहाँ पे 4 अलग आपको सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। इनकी रिएक्टिविटी तो आपको पता है, आयरन क्या है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है या कम होता है, रिएक्टिविटी सीरीज एक बार सब बताओ क्या होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो आपका जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहां पे अगर आप ऊपर चारों देखोगे, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, जिंक आयरन के ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, तो ऊपर आ रहा है तो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर। तो ये जो 4 सॉल्यूशंस आपको दिए हैं इसमें जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, दूसरा आपका आयरन है, तीसरा कॉपर और फिर सिल्वर। ठीक है। अभी हम एबीसीडी की बात नहीं कर रहे, जो 4 सॉल्यूशन हमें दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, कोई भी सब्सटेंस ए बी सी डी में से कोई भी सब्सटेंस जिंक को डिस्प्लेस कर पा रहा है, नहीं। जिंक सल्फेट के साथ जब हमने चारों को रिएक्ट किया है तो वहां पे सब में क्या रहा है, नो रिएक्शन। ए वाला तो हमें दिया ही नहीं है। क्लियर। तो हम जज नहीं कर सकते कि वो ज्यादा रिएक्टिव है कम है, बट बाकी 3 वहां पे जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम आयरन सल्फेट में देखें तो बी वाला आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है और चारों में से बाकी कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो इट मींस जो बी वाला है वो इन चारों में ए बी सी डी में से ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। बी वाला देखो, जिंक सल्फेट को तो कोई भी डिस्प्लेस कर नहीं पा रहा है, तो हम वहां पे कंपैरिजन हम मेटल्स के बीच में कर ही नहीं सकते। हमें कंपेयर किन्हें करना है, हमें ए बी सी डी 4 मेटल्स हैं उनको कंपेयर करना है। अगर उनमें से कोई भी डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा है, क्लियर, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब हमने आयरन सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करवाई तो बी वाला आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर। वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, बाकी कोई भी तीनों मेटल शो नहीं कर रहे हैं, नो रिएक्शन लिखा है, यानी वो आयरन सल्फेट से कम रिएक्टिव है, बी वाला आयरन सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर हम 4 मेटल्स ए बी सी डी में से कंपेयर कर रहे हैं तो बी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखो आपको यही पूछा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो बी। नाउ अब देखो, कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन हुई है सेकंड कॉलम में, तो वहां पे ए वाला डिस्प्लेस कर रहा है, बी तो हमें पता चल गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब बचे एसीडी। अब एसीडी में से कॉपर सल्फेट में देखें तो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, सी और डी नहीं कर रहा है। क्लियर। तो अगर ए वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है मतलब ए वाला उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सेकंड रिएक्टिव मेटल आपका यहां पर ए हो गया। अब सी और डी में से हमें कंपेयर करना है, तो लास्ट में जो आपका सिल्वर नाइट्रेट दिया है, कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है सिल्वर नाइट्रेट को, सी वाला। तो सी वाला आपका थर्ड रिएक्टिव मेटल हो गया इन एबीसीडी। क्लियर। और डी वाला लास्ट। तो सबसे पहले कौन सा है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बी, देन ए, देन सी एंड देन डी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो वो शो कर रहे हैं। क्लियर। सो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बी। नाउ व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो जो उन्होंने खाली छोड़े हुए हैं वो भी हमें पूछा है।
अगर हम बी को कॉपर सल्फेट में रिएक्ट करवाएं, देखो बी हमारा क्या कर रहा था, आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या वो कॉपर सल्फेट को भी डिस्प्लेस कर सकता है? यस, क्योंकि वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। और आयरन के बाद कॉपर आता है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो वो उसको भी डिस्प्लेस कर सकता है। आई बात समझ में? क्लियर सबको? नाउ थर्ड आपका, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये आपको बता दिया मैंने, सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी, देन ए, देन सी एंड देन डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस is produced when dilute hydrochloric acid with reactive is added to a reactive metal। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो इसमें क्या रिएक्शन आपकी फॉर्म होगी? FeSO4 प्लस H2। आयरन को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होगा? FeSO4 प्लस H2। यानी जब मेटल हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बताया था एसिड में हाइड्रोजन होता है, मेटल उस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और अपना सॉल्ट बना देंगे। तो आयरन सल्फेट बन गया हमारा सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन अलग लिबरेट हो जाएगी आपकी और ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है। नाउ फिफ्थ आपका, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? zinc is added to iron sulfate। अभी हमने पढ़ा जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। क्लियर? तो देखो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो आपने सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े उनमें से कुछ भी आपका दे सकते हैं। क्लियर? तो ये कौन सी 4 टाइप की रिएक्शन हो गई ना, मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्म कर देगा? जिंक सल्फेट प्लस आयरन, आयरन आपका अलग हो जाएगा। क्लियर? और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर यहां तक बेटा? सारे क्वेश्चंस